दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था चल रही थी। बाजार व्यवस्था में बाजार की संरचना मैंने बता दी थी। बाजार की संरचना किस प्रकार थी? 3 प्रकार की मंडियां थी। जैसे अनाज मंडी थी, जिसे सहनाई मंडी कहा गया था। सराय अदल थी, एक पशु है और यानी मनुष्यों, दास दासियों, मवेशियों का बाजार था। सहनाई मंडी की शुरुआत करके गया था मैं। सहनाई मंडी को कंप्लीट बढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे सहनाई मंडी में जो कुल अधिनियम अलाउद्दीन खिलजी ने कितने पारित किए थे। तो 8 पारित किए थे और सराय अदल में कितने पारित किए थे, वो 5 किए थे। आज हम उसी को पूरा करते हैं। यह यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण, पीसीएस मेंस जिनका हिस्ट्री है, नेट जेआरएफ है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो पूरा कर्मागत का यानी कर्म से देखें भाई, स्किप मत करें। आज हेडिंग डालते हैं, यानी बाजार संरचना पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे सहनाई मंडी। सहनाई मंडी पर नियुक्ति किसकी हुई थी? तो मैंने आपको बताया था मलिक कबूल की नियुक्ति हुई थी। और इसका जो कार्य वगैरह थे वो सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर लिया। अगर नहीं देखा तो आप पिछले वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। सहनाई मंडी में कुल कितने अधिनियम पारित किए गए थे? तो 8 अधिनियम पारित किए गए थे। आज हम पढ़ेंगे कुल 8 अधिनियम क्या क्या थे। तो पहला अधिनियम, यानी पहला अधिनियम 1 नंबर अधिनियम है। तो सबसे आपसे पूछे कि सबसे कठोर अधिनियम कौन सा था, तो सबसे कठोर यही अधिनियम, सबसे कठोर अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या था, यानी एक तो पहला अधिनियम है और सबसे कठोर अधिनियम है। इस अधिनियम में चर्चा क्या क्या है? तो सभी प्रकार के वस्तुओं का, यानी सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण सुल्तान की अनुमति से, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण सुल्तान की अनुमति से। तो पहले अधिनियम में क्या लिखा हुआ है कि सभी प्रकार की वस्तुओं का कीमत निर्धारित की जाएगी। वो किसकी अनुमति से की जाएगी? तो किसकी अनुमति से? सुल्तान की अनुमति। करेगा कौन? सहनाई मंडी। और एग्जाम्पल बता देता हूं, दो चार वैसे कोई नहीं पूछता। जैसे इस समय गेहूं मिलती थी 7.5 जीतल में, 7.5 जीतल प्रति मण। जैसे चावल है और चना है, चावल चना ये किस रेट मिलती थी? तो ये मिलती थी वही 5 जीतल में, 5 जीतल प्रति मण मिलती थी। और अगर बात करें उड़द, तो उड़द मिलती थी 4 जीतल प्रति मण, 4 जीतल प्रति मण। अगर मैं मण की बात करूं तो मण में तो कुल कितना होता था? मण में 28 सेर के बराबर होता था। 28 सेर किलो या किलो, यानी एक मण कितने किलो का था? 28 किलो का। इस जमाने का है ये, यानी सबसे कठोर अधिनियम है। सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण सुल्तान की अनुमति से होगा। तो मूल्य इस प्रकार, एग्जाम्पल है, गेहूं 7.5 जीतल का आता था प्रति मण, चावल चना 5 जीतल का आ रहा है, उड़द यानी 4 जीतल का आ रहा है। तो ये था पहला अधिनियम। अब हेडिंग डालेंगे दूसरा अधिनियम। दूसरे अधिनियम में स्वयं सहनाई मंडी की नियुक्ति की बात करेगा। तो यानी मलिक कबूल की नियुक्ति, या तो आप यूं लिखें कि मलिक कबूल की नियुक्ति की उल्लेख कर रहा है, या यूं लिख सकते हैं कि सहनाई मंडी की नियुक्ति का उल्लेख। और एक खास बात बता देता हूं, इस मलिक कबूल की नियुक्ति में एक अलाउद्दीन खिलजी का भाई था जिसका नाम था अल्मास बेग यानी उल्लुग खां का प्रमुख योगदान था। यानी इस पद पर, यह मुहसिब के पद पर कार्य था, लेकिन बाद में इसको किस पद पर लाया जाता है? तो सॉरी, मुहसिब के नहीं, वो तो अलग था। यह उल्लुग खां के प्रमुख योगदान से बना था ये। और देखें तो इसमें क्या उल्लेख था? तो यह एक मुल्तानी व्यक्ति था। और तो सहनाई मंडी को बड़ी सेना थी इसके पास में, और घोड़ा था, बड़ी सेना में घोड़ा।
ताकि इससे लोग डरे। बाजार के यानी ये अनाज प्रमुख शहनाई मंडी का प्रमुख था। अब ये नियम बना रहे हैं, अगर नियम बनाने वाला व्यक्ति लचीला होगा तो व्यक्ति वो अगर लचीला होता है तो वह बाजार में सुचारू रूप से नियमों का संचालन कैसे करेगा। तो इसलिए इसके पास में बड़ी सेना होती थी, यह लोगों को दंडित भी करता था, मैंने इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, सराय अदल भी कहते थे। तो इसके पास में बड़ी सेना थी और घोड़ा भी। तो आपसे पूछे अधिनियम 2 में क्या उल्लेखित है, तो अधिनियम 2 में मलिक कबूल की नियुक्ति यानी शहनाई मंडी की नियुक्ति है। शहनाई मंडी की नियुक्ति में किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? मलिक कबूल का पूछे किसका योगदान था, तो उल्लू का यानी अलवास बेग का था। यह एक मुल्तानी व्यक्ति था और इसके पास में बड़ी सेना थी और घोड़ा था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अधिनियम 3। तीन नंबर अधिनियम है, उसमें क्या उल्लेख है, तो 3 नंबर अधिनियम में सरकारी गोदामों में अनाज का भंडारण होता है। सरकारी गोदामों में अनाज का भंडारण। सरकारी गोदामों में अनाज का भंडार होगा, तो इसी में उल्लेखित था कि खालसा भूमि से जो भू राजस्व आएगा ना वो भी यही कलेक्ट होगा। खालसा भूमि का भू राजस्व, खालसा भूमि का भू राजस्व। और इसमें क्या उल्लेख है, और इसमें उल्लेखित है कि द्वाब क्षेत्र में अनाज के रूप में, द्वाब क्षेत्र में अनाज के रूप में भू राजस्व 50% था, इस बात का उल्लेख है। जो राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं उन राजस्थान वालों के लिए मोस्ट लगाओ भी, राजस्थान की झाइन दुर्ग यानी रणथंभौर की बात कर रहा है। रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर। राजस्थान के झाइन में, राजस्थान के झाइन में आधा अनाज व आधा, झाइन में आधा अनाज यानी भू राजस्व है आधा अनाज प्लस आधा नगद, आधा नगद भू राजस्व लिया था इसने। और ये बात मैं मिस कर गया था, आप नोट कर लेना। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का राजस्थान में कहां कहां अटैक किए थे, तो राजस्थान में सबसे पहला अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर में। रणथंभौर के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में इसने कहां अटैक किया था, यानी सिवाना पर किया, सिवाना के बाद में जालौर पर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद, जबकि सिवाना का नाम क्या कर दिया था, खैराबाद, और जालौर का नाम जलालाबाद। तो याद रखना कि राजस्थान की झाइन दुर्ग यानी ये राजस्थान का सवाई माधोपुर में रणथंभौर वाला है, ये झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। इसका उपनाम इसने नवा शहर कर दिया था, ये ध्यान रख लेना भाई, नवा शहर। ये भी यहाँ इसका नाम बदला था इसने, यानी मूलतः दुर्ग का नाम तो नहीं बदला गया लेकिन झाइन का नाम बदल दिया था इसने, झाइन दुर्ग को जीता जाता है। तो ये अधिनियम नंबर 3 था, यानी सरकारी गोदामों में अनाज का भंडारण होगा। खालसा भूमि का भू राजस्व है, इसकी चर्चा का उल्लेख है। द्वाब क्षेत्र में कुल कितना भू राजस्व लिया जाएगा, तो 50%, और वो भी किस रूप में, अनाज के रूप में लिया जाएगा। राजस्थान के झाइन में भू राजस्व आधा अनाज लिया जाता था, आधा नगद के रूप में। इस बात का उल्लेख किस अधिनियम में, तो अधिनियम नंबर 3 में। राजस्थान पीसीएस की जो तैयारी करते हैं तो वो ध्यान रखना भी, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लिखें अनाज अधिनियम नंबर 4। नंबर 4 में क्या उल्लेख है, तो भी अनाज का परिवहन करने वाले, अनाज का परिवहन करने वाले व्यापारी मलिक कबूल के अधीन होंगे। व्यापारी मलिक कबूल के अधीन होंगे, यानी इस समय जो भी व्यापार करता था, अनाज का जो परिवहन करता था, चाहे व्यापारी है चाहे कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो किस व्यक्ति के अंडर में काम कार्य करेगा, तो मलिक कबूल के अंडर में कार्य करेगा, ये बात कहता है। यानी इस बात का उल्लेख कौन सा अधिनियम कर रहा है, तो ये 4 नंबर अधिनियम उल्लेख। इसके बारे में अगर बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर किस चीज का उल्लेख करता है, तो 5 नंबर मुनाफाखोरी पर कठोर नियम थे। मुनाफाखोरी
पर कठोर नियम, यानी इसने सख्ती से लागू किया था। मुनाफाखोरी जो भी चोरी वगैरह करते थे उन पर कठोर नियम था। और तो इसने ये कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, वह अगर कम तोलता है तो जितना कम तोला है उससे उतना उसका माल तोलवाया जाए। नेक्स्ट बात करें 6 नंबर अधिनियम की। तो 6 नंबर अधिनियम में ये कहता है कि द्वाब के अधिकारी लिखित प्रमाण पत्र देना होगा। द्वाब के अधिकारी को लिखित प्रमाण पत्र देना पड़ता था। द्वाब के अधिकारी को लिखित प्रमाण पत्र देना पड़ता था कि उनके क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक किसी ने भंडारण नहीं किया हो। आवश्यकता से अधिक अनाज का संग्रहण नहीं किया। अनाज का संग्रहण नहीं किया हो। तो ये बात अधिनियम नंबर 6 में। तो अधिनियम नंबर 4 यानी अनाज व परिवहन करने वाले जो भी व्यापारी थे वो किसके अधीन होंगे? वो किसके अधीन है? तो मलिक कबूल के। 5 नंबर अधिनियम क्या उल्लेखित करता है? 5 नंबर मुनाफाखोरी थे उन पर कठोर नियमों का उल्लेख था। 6 नंबर में क्या उल्लेखित है? तो 6 नंबर में ये उल्लेख है कि द्वाब के अधिकारी, यानी दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र है जो द्वाब, गंगा यमुना का द्वाब के अधिकारी को लिखित प्रमाण पत्र के रूप में देना पड़ता था कि उनके क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने आवश्यकता से अधिक अनाज का संग्रहण नहीं किया। नेक्स्ट बात करें 7 और 8। अधिनियम नंबर 7 इस बात का उल्लेख करता है कि सुल्तान प्रतिदिन सहनाई मंडी बरीद यानी गुप्तर था, मोहनियाम ये भी गुप्तर है, ये सब सूचनाएं देंगे। यानी सुल्तान को प्रतिदिन सहनाई मंडी है, बरीद है, मोहनियान है, सूचनाएं देंगे, सूचनाएं देते थे। यानी डेली का डेली आपको अपडेट करना पड़ता था सुल्तान को, अब बाजार में क्या चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है भी स्टार लगाओ, राशनिंग व्यवस्था अधिनियम नंबर 8। ये खूब पूछा जाता है भी, ये तो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। राशनिंग व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशनिंग व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आप इंग्लिश में पीडीएस कहते हैं। अरे वर्तमान में नहीं मिलता क्या अनाज? पीडीएस प्रणाली के तहत वर्तमान में मिलता है। यानी गरीब परिवार को आधा मन अनाज फ्री दिया जाएगा। इसका कहना है कि गरीब परिवार को आधा मन अनाज फ्री दिया जाएगा। तो जो वर्तमान में राशनिंग व्यवस्था है वो यहीं से उड़ोक है भी, यानी इसकी देन है अलाउद्दीन खिलजी। संपन्न व्यक्ति आवश्यकता अनुसार कीमत पर खरीद सकता है। संपन्न व्यक्ति आवश्यकता अनुसार खरीद सकता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर अनाज की जरूरत है और वह व्यक्ति संपन्न है तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार खरीद सकता है, लेकिन किसी भी गरीब व्यक्ति को आधा मन अनाज फ्री दिया जा रहा है। तो ये राशनिंग व्यवस्था है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये किस अधिनियम में? 8 में है। एक और 8 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा ही पूछ लिया जाता है कि सबसे कठोर अधिनियम कौन सा था? तो 1 नंबर था। तो मलिक कबूल वाला ध्यान रखना, सहनाई मंडी की नियुक्ति किसमें? 2 नंबर में। और 8 नंबर याद रखना कि राशनिंग व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का उल्लेख कौन से अधिनियम है? तो 8 नंबर अधिनियम।
तो ये था सहनाई मंडी में कुल कितने अधिनियम थे, तो इसकी चर्चा हमने की। तो नेक्स्ट जो मंडी है उसका नाम है दास दासी या मवेशी का जो बाजार है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दास दासी ओब्लिक मवेशी का बाजार। तो देखें भाई, दास दासी मवेशी का बाजार। दास दासी मवेशी के बाजार में एक समस्या थी। समस्या क्या थी तो वो सुन लीजिए भी। यानी यहां पर पूंजीपति, वर्तमान में भी ये कंडीशन है अभी, पूंजीपति व्यापारी का प्रभाव अधिक था, व्यापारियों का प्रभाव अधिक था। अरबी दासों पर व्यापारियों का प्रभाव, पूंजीपतियों का प्रभाव कैसे हुआ, क्योंकि उन दासों को वो पैसे देते थे, गुलाम बनाकर रखते थे। तो यहाँ यानी दास दासी मवेशी बाजार की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो समस्या ये थी कि पूंजीपति है जितने भी व्यापारी थे इनका प्रभाव अधिक था। दलालों की स्थिति मजबूत थी, क्योंकि दलाल इनको खरीद कर दे दिया करते थे। दलालों की स्थिति मजबूत थी इसमें, दलालों की स्थिति मजबूत थी। तो ये तो समस्या थी। इन दलालों को अलाउद्दीन खिलजी ने बर्नी ने इन्हें राजा की संज्ञा दी है। बर्नी ने बाजार का राजा कहा, बाजार का राजा कहा। तो याद रखना, बाजार का राजा किसे कहा जाता है, तो इन दलालों को कह रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन दलालों को बाहर ही निकाल दिया। एके ने बाजार से बाहर कर दिया, बाजार से बाहर किया। और तो गुप्तचर व मोहनियान का जाल बिछा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, गुप्तचर व मोहनियान का जाल बिछा दिया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस बाजार में आता था, एक स्वयं यानी इस बाजार का स्वयं देखने आता था अलाउद्दीन खिलजी। अब देख सकते हैं कितना अच्छा सुल्तान रहा होगा, एक स्वयं आता था भी। और तो इस समय, हालांकि ये आपको इतना नहीं पूछा जाता, दासियां एक जाति है, खिताई जाति की दासियां बहुत मिलती थी। यानी ये जाति दासियों के लिए प्रसिद्ध थी। और सबसे ज्यादा इस बाजार में, दास दासियों का जो बाजार होता था, इसमें कौन सी जाति मिलती थी, खिताई जाति की दासियां बहुत मिलती थी। और यहाँ जैसे पशुओं में बात करें, मवेशियों की, तो दो मवेशी यानी एक तो घोड़े लेकर आते थे, ये घोड़े हैं, मवेशी हैं घोड़े। जो दल मार्ग से आता था उसे कुछ अलग नाम देते हैं, जो स्थल मार्ग से आता है उसे कुछ अलग नाम देते हैं। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, फिर भी बता रहा हूं, कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जो जल मार्ग से आता है तो उसे दरियाई घोड़े के नाम से जानते थे, दरियाई घोड़ा। यानी ऐसा घोड़ा जो जल के मार्ग से लाया गया तो उसे दरियाई घोड़ा कहते थे। जो स्थल मार्ग से लाया जाता था उसे बालहिस्त कहते थे, बालहिस्त घोड़ा। तो ये भी ध्यान रखना, यानी ये मवेशी यहाँ पर लाकर बेचे जाते थे। तो ये था पूरा दास दासी मवेशी का बाजार। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मेंस के हिसाब से बता दिया भी आपको। इसकी समस्या क्या थी, तो मूलभूत समस्या ये थी कि यहाँ इस बाजार में पूंजीपति एवं व्यापारियों का प्रभाव अधिक था, दलालों की स्थिति मजबूत थी। इन्हीं दलालों को बर्नी ये कहता है कि ये बाजार के वास्तव में राजा तो यही। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही इस बाजार पर नजर डालता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति देखी, तो अलाउद्दीन खिलजी इनको बाहर निकाल देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व मुनियान का जाल बिछा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रतिदिन जैसे भी उसको समय मिलता तो वह स्वयं बाजार में जाता था। यहाँ पर खिताई नाम की खिताई जो दासी है वो सबसे ज्यादा मिलती थी, दरियाई घोड़े मिलते थे, बालहिस्त घोड़े वो मिलते थे। लेकिन ये इतना नहीं पूछा जाता, आप इतना ही ध्यान रखिए। अब बचा है हमारा सराय अदल और इस पूरी बाजार व्यवस्था का प्रभाव, कोई इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा या पॉजिटिव पड़ा, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।